हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जोर से दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। इसे लंबी उम्र तक हेल्दी और खुशहाल बनाए रखने के लिए प्यार, इज्जत, समझदारी, एक दूसरे के प्रति विश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। ये फैक्टर्स आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं हैं या धीरे धीरे कम होने लगे हैं तो रिश्ते को टूटते देर नहीं लगेगी। अक्सर आप खबरें सुनते, पढ़ते या देखते होंगे कि फला के पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हाल ही में गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की स्कार्फ से गला घोंटकर हत्या की और फिर उसने उसी स्कार्फ को फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कथित तौर पर दंपति के बीच महिला के काम पर आने जाने को लेकर कई बार विवाद था। पुलिस को भी ये संदेह है कि घरेलू विवाद के कारण यह घटना हुई। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इन्हीं घटनाओं से मिलती जुलती हुई एक अपनी घटना जो एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। धूप बत्ती का धुआं गोल आकार में उड़ता ऊपर की ओर जा रहा था। शायद छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही धूप बत्ती के सफ़ेद गोलाकार धुएं के कण सर्पीलाकार होते हुए तितर बितर हो जाते थे। चंदन की धूप बत्ती व उसकी खुशबू मनोज के नथनों में जा रही थी और उसकी सांस जैसे रुकी जा रही थी। सामने अधीरा की मृत शरीर के पास दीपक के साथ एक मोटी सी धूप बत्ती भी जलाकर रखी गई थी, पर मनोज चाह कर भी चिर निद्रा में लीन अपनी बीवी के मुख को देख नहीं पा रहा था। नजरें झुकी हुई थी, बस कभी कभार नजर उठाकर धुएं के गोल छल्लों को देख लेता था। बीवी अधीरा के संग 30 वर्षों का सफर आज यहाँ खत्म हुआ था। वह तो 20 वर्ष पहले उस दिन खत्म हो गया था जब मनोज ने पहली बार अधीरा के चरित्र पर लांछन लगाया था। वह दूध वाला घर पर क्यों आया था? अपनी बीवी के साथ। गुस्से में मनोज ने कहा। अधीरा घबराते हुए बोली, कब? मैं तो कल ही आई हूँ अपने मायके से, मुझे क्या पता? मनोज गुस्से से बोला, तेरे पीछे दूध वाला आया था अपनी बीवी के साथ यहाँ, उसे यह दिखाने के लिए कि तेरा और उसका कोई अनैतिक संबंध नहीं है। अधीरा मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और दूध वाले के साथ? छी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? पर मनोज कहाँ सुनने को तैयार था। 30 साल की अधीरा का मुंह जैसे अपमान से लाल पड़ गया। मनोज और अधीरा की अरेंज मैरिज हुई थी। मनोज औसत रंग रूप का युवक था और अधीरा गोरी, लंबी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी, घरेलू, खुश मिजाज युवती थी। पर मनोज उसे बहुत प्रेम करने के साथ साथ उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा पजेसिव था। कोई भी एक नज़र अधीरा को देख ले तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। दूध वाला जब अपनी बीवी के साथ उसकी नई कोठी पर आया तो उस दिन सोमवार का था। अधीरा को अचानक अपने दोनों बेटे सजल व शारांश के साथ मायके जाना पड़ गया था। साप्ताहिक अवकाश के चलते मनोज अपने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दुकान नहीं गया था और घर पर ही था। बस शक का कीड़ा उसके मन में कुंडली जमाकर बैठ गया और आज अधीरा को डसने लगा। अधीरा बोली, दूध वाला गांव से रोज बाइक से शहर आता है तो अपनी बीवी को ले आया होगा। उसको सामान दिखाने या डॉक्टर को दिखाने कितने ही काम होते हैं गांव वालों को शहर में। पर मनोज कुछ भी सुनने को तैयार न था। अधीरा के खिलते चेहरे पे जैसे पतझड़ आ गया। आवेश में चेहरा गुस्से से तमतमा आया, पर माँ की वह सीख कि गुस्से में पति कुछ भी कहे तो उस समय चुप रह जाना, यह अविश्वास का दीमक गृहस्थी की जड़ों को खोखला कर देता है। यदि करके चुप रह गई तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। 8 और 10 वर्षीय सजल और सारांश इस सबसे बेखबर थे, पर माँ की सूनी सूनी रोटी आंखें, मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मासूम बच्चे उन्हें पढ़ भी नहीं पाते थे। एक आम युवती की तरह उसने बस प्रेम पूर्ण जीवन की ही कामना की थी। इन लम्हों की तमन्ना उसने तमाम उम्र की। वह लम्हे मिले तो पर इतने कम मिले कि उनका मिलना न मिलने के दुख से दोगुना हो उठा। तेज रोने की आवाज़ से मनोज जैसे अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आया। अधीरा की दोनों छोटी बहनें अनुभा और सुगंधा भी आ गई थीं।
और लाल साड़ी में लिपटी लेटी अधीरा को देखकर मन के आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। हाय दीदी, इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई? अनुभा ने रोते रोते कहा। छोटी बहन सुगंधा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने हाथों से अधीरा को छू छू कर देख रही थी। दीदी उठो, देखो हम आ गए, अब तो उठ जाओ, देखो हम अचानक ही आ गए, वह भी बिना तुम्हारे बुलावे के, तुम हर बार हमें बुलाती थी। आ जाओ दीदी, अब उठ भी जाओ ना, इतनी भी क्या नाराज़गी। पर अधीरा तो इन सबसे दूर जा चुकी थी। बड़ी सी कोठी के शानदार ड्राइंग रूम के बीच में अधीरा आज शांत लेटी थी, खामोश। हमेशा की तरह हंसती खेलती मुस्कुराती अपने घर को सजाती संवारती अधीरा अब कभी नहीं देखेगी किसी को। मनोज ड्राइंग रूम के दरवाजे पर काफ़ी दूरी पर बैठा था। वहाँ से उसे अधीरा का चेहरा नहीं दिख रहा था। दोनों बहनों के रुदन से माहौल और भी गमगीन हो गया। पास बैठी परिवार की अन्य औरतें और अधीरा की सहेलियां भी तेज स्वर में रोने लगी। अनुभा अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आग भरी नजरों से मनोज को ही घूर रही थी। एक पल को दोनों की नजरें मिल गईं। ओह, इतनी नफरत, इतनी घृणा। मनोज की नजरें झुक गईं। हाँ, मैं हूँ इस लायक। मैंने कब उसे चैन से रहने दिया? उस दूध वाले प्रकरण के बाद कुछ साल सब ठीक से रहा। अब दूध वाले को हटा दिया गया। अब दूध एक बूढ़ा नौकर डेयरी चलाने लगा था। अधीरा भी धीरे धीरे सब भूल गई, ऐसा लगता था, पर अविश्वास की फांस उसके दिल में गहराइयों तक समा चुकी थी। 6 साल बाद एक रोज सोमवार को, अरे मेरी बात सुनो, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा आ पाना संभव नहीं है। अधीरा किसी से फोन पर बात कर रही थी। मनोज को अंदर आते देख उसने झट से फोन रख दिया। इतनी बात तो मनोज ने सुन ही ली थी और शक का फन उफान पर था। किसका फोन था? किसी का नहीं, मेरी एक सहेली अंजलि का था। घर पर बुला रही थी मुझे, आपके लिए नाश्ता लगा दूं क्या? पर बात आई गई नहीं हुई। उस दिन मनोज ने चुपचाप कॉल डिटेल निकलवा ली। ललित नाम के किसी शख्स ने 2 बार अधीरा को फोन किया था। मेरी जानकारी के बगैर कोई गैर मर्द मेरी बीवी को फोन कर रहा है और मेरी बीवी मुझसे छिपा रही है। जरूर उसका कोई पुराना आशिक होगा। अब मनोज वही सोच रहा था जो वह सोचना चाहता था। अगले दिन, कौन है ललित और क्यों उसने तुम्हें फ़ोन किया? कहाँ बुला रहा था मिलने के लिए? सवालों की बौछार सुनते ही अधीरा हड़बड़ा गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बोलती क्यों नहीं? मनोज ने कहा। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। शादी के 10 वर्षों बाद अब उसके घर की बेटी हुई है। उसके नामकरण में बुला रहा था मुझे। उसकी पत्नी अंजलि भी मेरी अच्छी दोस्त है और कई वर्षों से मेरा मिलना नहीं हुआ उन दोनों से। अधीरा ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, पर अविश्वास में अंधा होकर मनोज ये सब सुनने मानने को तैयार नहीं था। अरे अब किस बात का इंतज़ार है? मृतदेह को इतने घंटों तक घर में रखना ठीक नहीं है, कोई बोल रहा था। आवाज़ सुनकर मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। काश सब कुछ वहीं रुक गया होता। काश उसने अपने दिल के साथ कुछ दिमाग की भी सुन ली होती, मगर ऐसा हो न सका। वह मन ही मन सोच रहा था। अजीब सा विरोधाभास था। अपने नाम के विपरीत अधीरा में धैर्य कूट कूट कर भरा था। मनोज के बेमतलब के इल्जामों को सुनकर कुछ दिन में तो वह खूब रोती थी, कुछ महा उदास रहती थी, पर अपने बेटों का मुख देखकर सब कुछ भुला देती थी। रोने की आवाज़ें तेज हो चली थी। एक एक सरकते पल में जैसे सांसों में धुआं भरता महसूस हो, जैसे नब्ज टूटती ही जा रही हो। हर गुजरता लम्हा उन्हें मिलाने की बजाय दूर करने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों बेटे और अनुभा, सुगंधा के पति और उनके बेटे अधीरा का पार्थिव शरीर उठाकर बांस की बनी सेज पर लिटा रहे थे। बांस पर सूखी पुआल भी पड़ी थी। उस पर सफ़ेद चादर बिछा दी गई। उस पर मत लिटाओ मेरी अधीरा को, उस पर मत लिटाओ मेरी अधीरा को। उसके कोमल बदन पर खरोंचें लग जाएंगी। मनोज मानो तड़प उठा। मनोज आगे बढ़ा, पर दोनों बेटों की अंगार बनी आंखों को देखकर पांव जमीन पर चिपक कर रह गए। इसके आगे मनोज कुछ कह ही नहीं सका। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। भाभी अपराजिता ने उसे थाम लिया। इन बातों से कोई फायदा नहीं भैया। जब तुम जीते जी उसके मान सम्मान की रक्षा न कर सके तो मृतदेह से मुंह दिखाने से क्या फायदा? चुपचाप किसी कोने में खड़े रहो, नहीं तो अपने दोनों बेटों का गुस्सा तुम्हें पता ही है।
जीते जी अदिरा अपने दोनों बेटों से कहकर गई थी कि मैं मरूं तो मेरा तथाकथित पति मेरा अंतिम संस्कार ना करे, करना तो दूर मेरा चेहरा भी ना देखे, मुझे छू भी ना सके, और बेटों ने इसका पूरा मान रखा था। अतीत के वे पल चलचित्र की भांति मनोज की आंखों में तैर उठे। कुछ वर्ष शांति से बीते। मनोज का बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर जॉब करने लगे। सजल के लिए तो रिश्ते भी आने लगे थे। लंबे आकर्षक दोनों बेटे तो अदिरा की आंखों के तारे थे। एक बड़ा फ्लैट भी खरीद लिया था दिल्ली में। दोनों बेटे वही रहते थे साथ साथ। अक्सर मनोज और अदिरा भी एक दो दिन बच्चों के साथ रह आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी के कारण कुछ वर्षों से अदिरा अकेली पड़ गई थी। मनोज अपने बिजनेस में बिजी रहता था और उसके शक्की स्वभाव के कारण अदिरा कहीं आती जाती नहीं थी। तो घर बैठे बैठे साहित्य में उसकी रुचि हो आई। काफ़ी समय मिला तो कविता, कहानी और लेखन में व्यस्त हो गई। मनोज भी देखकर खुश था कि घर बैठे ही वह अपना मन बहलाने लगी है। एक दिन अदिरा अपने बेटे सजल से बोली, अरे सजल बेटा, प्रगति मैदान में बुक फेयर लगा है, एक बार मुझे ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों बेटे अपनी माँ की कोई बात नहीं टालते थे। कहने के साथ ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते थे, चाहे ऑनलाइन किताबें मंगानी हो या अदिरा के 45वें जन्मदिन पर उसका पसंदीदा 54 इंची प्लाज्मा टीवी घर में लाकर उसे आश्चर्यचकित कर देने का प्लान हो। मनोज तो इतने दिन वहाँ रह नहीं सकता था। वह अपने शहर जबलपुर लौट गया। 6 फरवरी का दिन था जब अदिरा सजल के साथ प्रगति मैदान गई थी। घर के बाहर की दुनिया और वह भी किताबों से लबालब देखकर उसकी खुशी का पारावार न था। वहाँ पहुंचकर सजल को कुछ दोस्त मिल गए। वह अदिरा को उसकी पसंदीदा बुक स्टॉल पर छोड़कर कुछ देर के लिए चला गया। अरे अदिरा, तुम? सामने से अदिरा की कुछ फेसबुक फ्रेंड्स चली आ रही थी। उनसे पहली बार मिलने का रोमांच ही कुछ और था। हाय, तुम तो बड़ी प्यारी हो अदिरा, प्रतिमा बोल पड़ी। वह खुद भी कविताएं लिखती थी। कुछ काव्य संग्रह भी आ गए थे। उसके पूनम, रेखा, तेजस सब मिल बैठी तो सेल्फी का दौर चल पड़ा। हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ कितने ही फोटो खींच गए खूबसूरत यादें बनाने के लिए। पास ही 22-23 साल के 2 नवयुवक सौरभ और प्रफुल्ल भी खड़े थे। मैम, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, बिल्कुल दिल को छू जाती हैं। थैंक्स, तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो, अदिरा कह उठी। सबने संग साथ में खूब सेल्फी ली। फोटो लेने क्रम में दोनों लड़के और पूनम, प्रतिभा, अदिरा कुछ और करीब हो गए। प्रफुल्ल ने अदिरा के कांधे पर हाथ रख दिया। हंसी खुशी के पल कैमरे में कैद हो गए। अपने मनपसंद लेखकों की हस्ताक्षरित प्रति लेकर अदिरा बहुत खुश थी और दोनों बेटे उसे देख कर बहुत खुश थे। रात में खूब चाव से अदिरा ने बच्चों का पसंद का खाना बनाया। अगले दिन सुबह जबलपुर जाने के लिए अदिरा ट्रेन में रिजर्वेशन करा दिया गया। अकेले सफर करने के अवसर कम ही आए थे अदिरा के जीवन में, पर वह रोमांचित थी। बेटों ने भी उसका हौसला बढ़ाया। मम्मी, अब आप अकेले आना जाना शुरू करो, देखे सब महिलाएं अकेली कहाँ कहाँ से आती हैं, और दिल्ली के लिए तो बहुत सी सीधी ट्रेनें हैं। अगले दिन जबलपुर अपने घर पहुंचकर रात में अदिरा शौक से मनोज को अपने फोटो दिखाने लगी। ये देखो मेरा फोटो कवि सुरेंद्र के साथ, ये तस्लीमा नसरीन के साथ, ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है, और यह तुम्हारे कांधे पर किसने हाथ रखा है? मनोज ने पूछा। अदिरा ने झट से फोटो आगे बढ़ा दी और दूसरी फोटो दिखाने लगी। मनोज ने उसके हाथों से मोबाइल छीन लिया और फोटो स्लाइड करके पूछने लगा, ये लड़का कौन है? इसका हाथ कैसे आ गया तुम्हारे बदन पर? अविश्वास का फन न केवल सिर उठा चुका था बल्कि जहरीली फुफकार भी मार रहा था। जिस बात से अदिरा बचना चाह रही थी वही हुआ। मैंने तुम्हें वहाँ बुक फेयर देखने भेजा था और तुम जाकर अपने यार के साथ अय्याशी करने लगी, मनोज ने कहा। पर वह तो मेरे बेटे की उम्र का है और हम तो पहली बार ही मिले थे। पर मनोज कुछ सुनने को तैयार नहीं था। 40 के ऊपर की उम्र हो गई तुम्हारी और अकल नाम की चीज नहीं है। बूढ़ी हो गई है पर शौक जवानों के हैं। ओह, उसके कानों में जैसे पिघलता शीशा उड़ेल दिया गया हो। अदिरा रो रो कर रह गई। रात भर जागती रही थी। दिन में मुंह छिपाए पड़ी रहती थी। किस बात की सजा भुगत रही थी वह? एक औरत होने की, स्त्री देह लेकर पैदा होने की। स्त्री देह उसकी है पर मालिक है उसका पति मनोज। वह जब चाहे कठपुतली की तरह उसे नचाए। अदिरा ने अपना फोन ही ऑफ करके रख दिया। कुछ दिन बेटों से बात नहीं हुई तो तीसरे ही दिन बेटे आ पहुंचे। अदिरा की सूजी आंखें
और उतरे चेहरे में ही सब कहानी बयां करती थी। मनोज अब भी अपने दम में बोले जा रहा था, चरित्रहीन है, उल्टा है तुम्हारी माँ, चुप रही है। सजल चीख उठा, आपके शक ने आपको अंधा कर दिया है, पर मेरी माँ को आप एक भी अपशब्द नहीं कहेंगे। मुझे मम्मी की सहेली मधु आंटी ने सब बता दिया है। आपके शक का कोई इलाज नहीं है। इतनी समर्पित और प्रेम करने वाली पत्नी को आपने जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। जवान बेटे का क्रोध देखकर मनोज शांत हो गया। उधर अदिरा अपने दोनों जवान बेटों के सामने पति के मुंह से ऐसे लांछन सुनकर मानो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। मैं क्यों न समा जाऊं धरती की गोद में? कब तक मैं देती रहूंगी अग्नि परीक्षा? अब कोई अग्नि परीक्षा नहीं। वह तड़प कर बोल पड़ी, एक दिन सजल, सारांश, मेरे बच्चों, अब मैं सफाई देते देते थक गई हूँ। मैं मर जाऊं तो पति नाम के इस इंसान को मेरी मृत देह को छूने मत देना और चेहरा भी मत देखने देना। हो सके तो इतना करके मेरे दूध का कर्ज चुका देना। उस दिन से अदिरा ने मनोज को पति के सिंहासन से उतारकर जमीन पर ला पटका। समय बीतता गया, करवा चौथ आदि सब त्याग दिया अदिरा ने। 2 वर्षों के अंतराल पर दोनों बेटों का धूमधाम से विवाह कर दिया गया। सभी पारिवारिक और सामाजिक दायित्व बखूबी निभाए अदिरा ने, पर मन में चरित्रहीनता की जो फांस चुभ चुकी थी वह अब सहतीर बन गई थी। एक रात वह सोई, फिर कभी न जगने के लिए। कितनी बातें थीं जिन्हें साझा करने की ज़रूरत थी, कितने खुले घावों को सिला जाना था, कितनी खरोचों पर मोहब्बत के फाहे रखे जाने थे, पर घड़ी की टिक टिक ने नए घाव दिए। कितना कितना हंसना था, कितना कितना रोना, पर बेरहम वक्त ने उन्हें मोहलत न दी। पलक झपकी और पल गायब। वहाँ उपस्थित लोगों के रुदन से मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। हाय, क्या मैं अंतिम समय में अपने जीवन साथी का चेहरा भी नहीं देख सकूंगा? अदिरा का चिर निद्रा में लीन चेहरा शांत था, जैसे तमाम जिल्लत और रुसवाई से मुक्ति पा गई हो। अदिरा की बहनें, सखियां और दोनों जेठानी तेज स्वर में रो रही थी। सजल अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा लेकर जा रहा था। सारांश और परिवार के कुछ अन्य पुरुष अर्थी को कंधा देकर जा रहे थे। जिस अर्धांगिनी को वह हमेशा परपुरुष के नाम के साथ जोड़कर उसका चरित्र हरण करता रहा, उसे आज गैर पुरुष कांधा दे रहे थे। पर मनोज के लिए ही वर्जित था अदिरा को छूना तक भी। अविश्वास, शक का फुफकारता नाग मनोज के मन में आज निर्जीव सा पड़ा था, और जीते जी इसी लाश को ढोते रहना था उसे ताउम्र। और अदिरा एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ चुकी थी, दूर बगल में, दूर, बहुत दूर। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये कहानी सुनकर आपका थोड़ा सा भी हृदय परिवर्तन हो सका तो हमारी ये मेहनत सफल होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।